गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू क्रेडिट बायोलॉजी। माई सेल्फ विकास कुमार सुरक्षा कवच सीरीज के अंतर्गत एक फिर से नया टॉपिक लेकर आप लोग के समक्ष आया हूं। देखिए, आज बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से नीट के अंदर हर साल एक क्वेश्चन जरूर रहता है, मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, मैक्सिमम 2 या 3 पूछ लेगा, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और एक क्वेश्चन में ये टॉपिक मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि यहां से भी आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। और ये जो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड, ये आपको 2-3 जगह पे काम आ जाएगा। एक तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर काम आ रहा है, सेल्स जब टॉपिक पढ़ोगे वहां भी काम आ जाएगा, और जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, वहां भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए ये टॉपिक आप लोग के लिए सिलेक्ट किया गया है और आप न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीट करें। आइए मेरे साथ। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आप जैसा कि नाम देख रहे हो, एक वर्ड है न्यूक्लिक, दूसरा वर्ड है एसिड। बोले तो ये जो सब्सटेंस है, ये जो मटेरियल है, वो एसिडिक मटेरियल है। और ये एसिडिक मटेरियल कहां रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। कहां रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला ये एसिडिक मटेरियल जिसको आप कह रहे हो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड किस चीज का बना हुआ है? तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, 3 चीज मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लिक एसिड है क्या? तो न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स है। क्या है? पॉलीमर्स है ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोटाइड, इसका मल्टीप्लीकेशन ये तैयार हो गया, ये आपका बन गया पूरा का पूरा क्या? न्यूक्लिक एसिड। इसमें से इसको क्या कहोगे? न्यूक्लियोटाइड कहोगे। इसको भी क्या कहोगे? न्यूक्लियोटाइड। इसको भी क्या? न्यूक्लियोटाइड। इसको भी क्या? न्यूक्लियोटाइड। ये एक सर्कल जो बना हुआ है, ये सर्कल न्यूक्लियोटाइड को बता रहा है, एक सर्कल, और ये सर्कल आपस में जुड़ा हुआ है यहां पे। अब इस न्यूक्लियोटाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे, तो जो टॉपिक बनेगा, जो सब्सटेंस बनेगा, उसका नाम होगा न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, 3, 4, 5 जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सबके सब इंक्लूड होंगे। कार्बन इंक्लूड होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। डिस्कवर करने वाले जो थे वो मैस्चर थे। किसने? पस सेल के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। उस टाइम में इस चीज को न्यूक्लिन कहा गया था। न्यूक्लिक एसिड आरएनए के फॉर्म में और डीएनए के फॉर्म में देखने को मिलता है। 2 मेजर एग्जांपल, आरएनए एंड डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इट कैरीज। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो बेसिक सेलुलर प्रोसेस को, बेसिक सेलुलर फंक्शन को करता है। बेसिक सेलुलर फंक्शन जो होता है वो बेसिक सेलुलर फंक्शन में रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जीन के रेगुलेशन एंड जीन के एक्सप्रेशन में ज्यादातर हेल्प करता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ टॉपिक इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। एक न्यूक्लियोटाइड मिलाकर हम पॉलीमर बनाते हैं और उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीमर बन गया न्यूक्लिक एसिड, तो हम मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड कहते हैं न्यूक्लियोटाइड को। ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ये बिल्डिंग ब्लॉक के फॉर्म में भी कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। जस्ट लाइक यही होगा, क्योंकि इसी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो नाइट्रोजनस बेस होगा, पेंटोज शुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा। 3 चीज होगा न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो इट हैज फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कंपोनेंट इज फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस, सेकंड इज पेंटोज शुगर, थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस बोले तो नाइट्रोजनस बेस,
पेंटोज शुगर बोले तो शुगर कंपाउंड 5 कार्बन का बना हुआ। फॉस्फेट ग्रुप बोले तो फॉस्फोरस का बना हुआ कंपाउंड। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस मतलब हो गया कि एक कंपाउंड जो किसका बना हो, नाइट्रोजन का बना हो। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब है कि साइकिल अलग अलग होगा, ठीक है। पेंटोज शुगर ये मोनोसैकेराइड है, किसका, 5 कार्बन का बना हुआ मोनोसैकेराइड साइक्लिक कंपाउंड है। ये 5 कार्बन का बना हुआ मोनोसैकेराइड मतलब शुगर, मोनोसैकेराइड हो गया शुगर, शुगर साइक्लिक कंपाउंड है। फॉस्फेट ग्रुप का देखेंगे तो कंपाउंड ऑफ मेनली फॉस्फोरस। यहां आप बहुत सारा चीज को क्लियर कर लिए, इसलिए आप फर्स्ट टॉपिक जब पढ़ोगे नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस जब आप पढ़ने जाओगे, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस में आपको यहां ऑलरेडी बहुत सारा चीज बता दिया गया है कि ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजनस का, नाइट्रोजन का बना हुआ। इसलिए इसके टाइप पे आते हैं कि ये 2 टाइप का होता है, एक प्यूरिन होता है, दूसरा पाइरिमिडिन होता है। प्यूरिन जो होते हैं वो एडेनिन एंड गुआनिन के नाम से जानते हैं, और पाइरिमिडिन जो होते हैं वो साइटोसिन थियामिन के नाम से जानते हैं, और एक यूरासिल भी होता है। लेकिन जब आरएनए की बात करते हैं तो थियामिन के जगह पे इन आरएनए यूरासिल इज प्रेजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, साइटोसिन एंड थियामिन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड साइटोसिन एंड इन प्लेस ऑफ थियामिन यूरासिल इज प्रेजेंट इन द आरएनए। आरएनए के अंदर थियामिन ना होकर क्या प्रेजेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा। और एक चीज और लिख सकते हो बेटा यहां पे कि इन नाइट्रोजनस बेस 2 प्यूरिन्स प्लस 2 पाइरिमिडिन्स, ये 2 चीज जरूर होंगे। 2 प्यूरिन्स एंड 2 पाइरिमिडिन्स, ये दोनों आप जरूर याद कर लेंगे कि किसी भी एक नाइट्रोजनस बेस के अंदर कितने पायरिन होंगे, 2 पायरिन होंगे और 2 पाइरिमिडिन होंगे। बच्चा दिख रहा होगा। आगे चलते हैं हम। नाइट्रोजनस बेस कंपाउंड कंप्लीट किए कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन का बना हुआ है। इसके 2 पार्ट होते हैं, प्यूरिन और पाइरिमिडिन। प्यूरिन एडेनिन एंड गुआनिन होता है, पाइरिमिडिन जो होता है साइटोसिन थियामिन एंड यूरासिल। यूरासिल इन प्लेस ऑफ आरएनए इन प्लेस ऑफ थियामिन इन द आरएनए। यहां तक का क्लियर। दूसरा हमारे पास यहां पे बचा हुआ पेंटोज शुगर। क्या बचा हुआ, पेंटोज शुगर। तो हम पेंटोज शुगर की बात करेंगे। यहां पे प्यूरिन और पाइरिमिडिन के बारे में भी डिफरेंसेस लिखा हुआ है। यहां पे नाइट्रोजनस कंपाउंड जब हम पढ़ेंगे, नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप का, प्यूरिन और पाइरिमिडिन में, तो प्यूरिन और पाइरिमिडिन में साफ साफ डिफरेंसेस भी लिखा हुआ है कि प्यूरिन किसको कहते हैं और पाइरिमिडिन किसको कहते हैं। प्यूरिन जो है, देखो यहां पे प्यूरिन साफ साफ लिखा हुआ कि प्यूरिन इज अ डाइसाइक्लिक कंपाउंड, इट इज अ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। इसमें 2 साइकिल होगा और इसमें 1 साइकिल होगा, ठीक है। इसके पास 4 नाइट्रोजन एटम होंगे, इसके पास 2 नाइट्रोजन एटम होंगे। इसके पास 2 रिंग बनेगा क्योंकि डाइसाइक्लिक है, ये मोनोसाइक्लिक है, इसलिए 1 रिंग बनाएगा। नाइट्रोजन जो एटम होंगे वो इस साइकिल के 1, 3, 7 एंड 9 कार्बन पे होंगे। नाइट्रोजन एटम कहां कहां होंगे, 1, 3, 7 एंड 9, इसलिए नाइट्रोजन कितने हुए, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 नाइट्रोजन एटम इसके अंदर होंगे। और इसमें नाइट्रोजन जो होंगे वो फर्स्ट एंड थर्ड पे, कहां पे, फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे होंगे, इसलिए कितने नाइट्रोजन हुए, 2 नाइट्रोजन हुए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर जो है वो 9 मेंबर्ड रिंग बनता है। कितने 9 मेंबर रिंग बनता है, 9 मेंबर रिंग। और इसके अंदर कितने मेंबर रिंग बनता है, 6 मेंबर रिंग बनता है। बच्चा याद रखना, यहाँ पे 9 मेंबर और यहाँ पे 6 मेंबर। यहाँ पे डाइसाइक्लिक है इसलिए 9 मेंबर, यहाँ पे मोनोसाइक्लिक है इसलिए 6 मेंबर। आगे चलेंगे, यहाँ पे प्यूरिन के अंदर 9th नंबर पे 9th नाइट्रोजन कनेक्ट विद द शुगर। 9th नंबर पे जो नाइट्रोजन है, 9th नंबर पे जो नाइट्रोजन है वो किससे कनेक्ट हो रहा है, शुगर से कनेक्ट हो रहा है। और क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर बात किया जाए तो फर्स्ट नाइट्रोजन जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यहां पे फर्स्ट नाइट्रोजन कनेक्ट विथ शुगर, फर्स्ट नाइट्रोजन कनेक्ट विथ शुगर एंड फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पे 9th नंबर शुगर, सॉरी नाइट्रोजन विथ शुगर या फर्स्ट नाइट्रोजन विथ शुगर, बॉन्ड दोनों जगह सेम होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल देख लो, एडेनिन और गुआनिन, और इसका एग्जांपल साइटोसिन थियामिन यूरासिल इन आरएनए। ये आरएनए होगा, किसके जगह पे होगा, थियामिन के जगह पे होगा। नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं, यहां पे क्लॉकवाइज नंबरिंग करते हैं।
ये कुछ डिफरेंसेस हुआ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पहला हमारा लेक्चर खत्म हुआ नाइट्रोजनस बेस के बारे में पूरी कहानी। अब हम अगर नाइट्रोजनस बेस कंप्लीट कर लिए कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, नाइट्रोजन का बना हुआ है, दो इसमें होते हैं पार्ट प्यूरिन और पायरिमिडीन का, डिफरेंसेस भी आपने देखा। दूसरा चीज चलेंगे हम पेंटोज शुगर के ऊपर। पेंटोज शुगर में आपने पहले पढ़ लिया है कि पेंटोज शुगर मोनोसेक्राइड होते हैं, ठीक है। और पेंटोज शुगर लिखने का मतलब शुगर वर्ड है, शुगर को मोनोसेक्राइड बोलते हैं, और पेंटोज लिखने का मतलब 5 कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो 5 कार्बन का बना हुआ शुगर मटेरियल, 5 कार्बन का बना हुआ सेक्राइड मटेरियल, और वो मोनो है, टूटता नहीं है, इसलिए मोनोसेक्राइड बोलते हैं, सिंगल यूनिट ऑफ सैकरीन होता है, ठीक है। तो पेंटोज शुगर क्या है? 5 कार्बन का बना हुआ मोनोसेक्राइड कंपाउंड है, और ये एक तरह से बैकबोन भी है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड जब बनता है, अभी न्यूक्लियोटाइड का पढ़ेंगे आगे चल के स्ट्रक्चर, जब न्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसका ये एक बेस पार्ट होता है, एक बैकबोन होता है ये पेंटोज शुगर। इसी पेंटोज शुगर के साथ लगे होते हैं कौन कौन से? नाइट्रोजनस बेस भी लगे होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप भी लगे होते हैं, इसलिए पेंटोज शुगर को हम बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है, एक राइबोज शुगर भी होता है और एक डीऑक्सीराइबोज शुगर भी होता है। यहां पे स्ट्रक्चर देख लो, ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए के स्ट्रक्चर का बनाया हुआ है। ये राइबोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो फिगर में कोई अंतर नहीं है, फिगर सेम है। ये भी 5 कार्बन का शुगर मटेरियल है, ये भी 5 कार्बन का शुगर मटेरियल है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, यहां भी 5th कार्बन फ्री है, यहां भी 5th कार्बन फ्री है। लेकिन 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 एंड 4 एंड 5 नंबरिंग भी सेम, नंबरिंग भी सेम, मोलिकुलर स्ट्रक्चर भी सेम। अंतर यहां पे ये है कि एट कार्बन नंबर 2, जब कार्बन नंबर 2 की बात करते हैं, एट कार्बन नंबर 2, यहां पे कार्बन नंबर 2 यहां और कार्बन नंबर 2 यहां, दोनों में देखोगे तो यहां देखो एक तरफ OH ग्रुप, दूसरा तरफ H ग्रुप, और यहां दोनों तरफ H ग्रुप। मतलब यहां पे हुआ क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम को रिमूव किया गया, तब तो बोला गया डीऑक्सी। डी का मतलब रिमूव करना, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन एटम। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटम रिमूव किया गया है। तो अगर बात किया जाएगा डीएनए और आरएनए में, सॉरी आरएनए और डीएनए में, तो आरएनए में ऑक्सीजन एटम ज्यादा होगा और डीएनए में ऑक्सीजन एटम कम होगा, हाइड्रोजन एटम सेम होगा, हाइड्रोजन एटम सेम होगा। तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहां पे हाइड्रोजन कम, ये हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां भी काउंट तो वही है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन है, बस सॉरी यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है, अंतर इतना ही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम पढ़ना है, सेम पढ़ना है, बस कार्बन नंबर 2 पे एक ऑक्सीजन को हटा देना है, वो डीऑक्सी बन जाएगा। तो ये पेंटोज शुगर हुआ। पेंटोज शुगर के बाद हम चलते हैं, तीसरा ग्रुप हमारे पास है यहाँ पे, तीसरा हमारे पास ग्रुप है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के बारे में देखते हैं कि फॉस्फेट ग्रुप क्या है। देखो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड को हम फॉस्फेट ग्रुप भी बोल सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप भी बोल सकते हैं, फॉस्फेट ग्रुप, ये फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ फॉस्फेट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ लीजिए कंपाउंडर फॉस्फोरस होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में मेनली हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर जो होता है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, H2PO4 के बारे में, H2PO4 और एक माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहां से पता चलेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से पता चल जाएगा स्ट्रक्चर से, ठीक है। बैलेंसी वहां पे आप देखोगे, अगर फिलअप करोगे तो वहां से पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं माइनस चार्ज है, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड पहले हम बात करेंगे कनेक्ट्स विद शुगर। ये फॉस्फोरिक एसिड शुगर से कनेक्ट होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अभी हम बात करेंगे, ठीक है, जैसे देखो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंसेस पढ़ेंगे, फिर न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे। हमारा न्यूक्लिक एसिड पूरा कंप्लीट होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ रहे हैं, तो कनेक्ट विद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। स्ट्रक्चर में देखो बीच में फॉस्फोरस है और इधर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इधर OH है, इधर OH है, 2 OH है और एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन। यहां से जो है वो हाइड्रोजन फ्री होता है, ये हाइड्रोजन फ्री होता है और ये हाइड्रोजन फ्री होने के कारण यहां पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज
आने से, इस हाइड्रोजन के लॉस होने से इसका एसिडिक नेचर बिहेव आता है। ये एसिडिक नेचर का, ये एसिडिक बिहेव का इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से एक H एटम लूज करते हैं। कोई दिक्कत? अब आपने जो भी बेसिक टॉपिक था एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए, नोट्स भी बन जाए एक तरह से, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, एक एक कंपोनेंट करके। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कंपोनेंट है, यहाँ पे दोनों में अंतर है, इसके बाद यहाँ पेंटोज शुगर के बारे में, फिर यहाँ फॉस्फोरिक एसिड के बारे में, और देखो नाइट्रोजनस बेस जिसमें आपने प्यूरिन और पायरिमिडिन की बात किया था, तो ये प्यूरिन का आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहां पे पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर है, किसका है? पायरिमिडिन है। और ये किसका है? ये प्यूरिन है। तो आप स्ट्रक्चर भी देख लो, यहां पे डाइसाइक्लिक कंपाउंड की बात हो रहा था, डाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। इसमें 4 नाइट्रोजन की बात हो रहा था, 1 2 3 4 नाइट्रोजन की बात हो रहा था, ठीक है। इसमें 2 नाइट्रोजन की बात हो रहा था। ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है। दोनों का स्ट्रक्चर देख लीजिए, नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर, एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और एक यूरासिल पायरिमिडिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस तरह से आपका बेटा ये न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का कुछ बेसिक बात। इसके आगे हम देखते हैं कि इसका फंक्शन स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है। बच्चों न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपने न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में देख लिया है। न्यूक्लियोटाइड्स का आपने कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड देख चुके हैं आप लोग। मैंने आपको सारा चीज बता दिया है कि पेंटोज शुगर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस का 2 स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया, एडेनिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन का, दोनों में डिफरेंसेस भी बताया। अब हम लोग देखते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से न्यूक्लिक एसिड बनता है, उसके बीच में ये न्यूक्लियोसाइड क्या और न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को मिलाने से बनते हैं, ठीक है। आप जैसा कि स्ट्रक्चर यहां देख रहे हो, ये शुगर मटेरियल है, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन का बना हुआ, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन का बना हुआ। ये शुगर मटेरियल के साथ क्या जुड़ा? नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, तो ये कंपाउंड क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड बन गया। लेकिन नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो देखो वही फिगर है, सेम आपको केवल बस फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया गया है, तो नया मटेरियल बन गया, न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। इसी चीज को जब हम पॉलीमराइज करते हैं तो बनता है न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड जब और पॉलीमराइज होता है तो बनता है अमीनो एसिड। उसी अमीनो एसिड का हम सिंथेसाइजिंग प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में पढ़ते हैं। तो जब एक प्रोटीन की बात करते हो तो एक प्रोटीन अमीनो एसिड का बना होता है, अमीनो एसिड एक न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, या अमीनो एसिड को न्यूक्लिक एसिड मान सकते हो, और वो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है, और उसके अंदर फिर हम नाइट्रोजनस बेस के अंदर, नाइट्रोजनस फॉस्फेट ग्रुप के अंदर और पेंटोज शुगर के अंदर भी पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी। यहां पे ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है। फॉस्फेट ग्रुप नहीं होने के कारण ये बेसिक इन नेचर होता है, और फॉस्फेट ग्रुप होने के कारण ये एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन लूज करेगा तो एसिडिक इन नेचर होगा। यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है नहीं तो हाइड्रोजन लूज कौन करेगा, इसलिए यहाँ पे बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज ग्रुप शुगर के साथ मिला दिए एक प्यूरिन, तो बन गया क्या? यहाँ पे एडिनोसिन। एक थाइमिन मिला दिए तो बन गया थाइमिडिन। 2 अलग एग्जाम्पल ही है प्यूरिन और पायरिमिडिन का। यहां भी उसी तरह से आप तीनों को मिला दो तो बनेगा एडिनालिक एसिड, और यहां बनेगा थिमाइडिलिक एसिड, ठीक है। यहां पे एसिड वर्ड आ रहा है इसलिए कि एसिडिक है, ठीक है। बनाने का तरीका भी प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों लेकर एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि दिक्कत नहीं होगा। यहां पे एडेनिन को हटा के ग्वानिन लगाना चाहोगे तो ग्वानियोसिन होगा, ठीक है। यहां पे टी हटा के सी लगाना चाहोगे तो क्या होगा? साइटोसिन होगा, ठीक है। साइटोसिन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, साइटोसिन भी होता है, साइटिडीन भी होता है। यहाँ पे आप जैसे एडिनिन है तो एडिनाइलिक एसिड हो गया, अगर मान लो जी है तो ग्वानाइलिक एसिड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है?
अब हम आते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कितने टाइप के होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे तीनों टाइप लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ मोनोन्यूक्लियोटाइड, दूसरा लिखा हुआ डाइन्यूक्लियोटाइड, तीसरा लिखा हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हम लोग डीएनए और आरएनए पढ़ेंगे। आगे चल के मैं फिर से लेक्चर बढ़ा दूंगा डीएनए और आरएनए पर। स्पेशली आप मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जब पढ़ोगे वहां भी स्पेशल हम इन चीजों को पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए को, और पूरा न्यूक्लियोटाइड को भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत जगह पे काम आने वाला है, इसलिए एक मेजर टॉपिक आपको बनाकर दे दिया। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड में सिंगल न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे कि एएमपी, एडीपी, एटीपी। यहां देखो ए एडेनिन, ठीक है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, फॉस्फेट 1 है, फॉस्फेट 2 है, फॉस्फेट 3 है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड बोलो तो नाइट्रोजनस बेस कितना है? एक ही नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे है। डाइन्यूक्लियोटाइड में डबल न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है एनएडी, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक तरह का कोएंजाइम है और ये रेस्पिरेशन में काम आता है, रेस्पिरेशन में काम आता है, एनर्जी एटीसी में भी काम आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एनर्जी को रिसीव करने के फॉर्म में, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और कोएंजाइम के फॉर्म में इसको जानते हैं हम लोग। पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम लोग आरएनए और डीएनए के फॉर्म में पढ़ते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट होता है उसके अंदर। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दूसरा चीज देखते हैं हम कि आखिर ये न्यूक्लियोटाइड जो पढ़ रहे हैं उसका फंक्शन क्या है। जो भी न्यूक्लियोटाइड हम लोग पढ़ रहे हैं उसका फंक्शन, पहला फंक्शन है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। बेटा ये जो न्यूक्लियोटाइड है फाइनल चल के अमीनो एसिड बनाता है। क्या बनाता है? अमीनो एसिड, प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन के फॉर्म में ही कैरेक्टर्स जो होता है वो ट्रांसफर होता है। प्रोटीन के फॉर्म में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, और यूं कहो कि एक सेल का न्यूक्लियस ट्रांसफर होकर दूसरे सेल के न्यूक्लियस में जाते हैं, तब कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, तब कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है। तो जब न्यूक्लियस जब ट्रांसफर होकर जाएगा तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर होकर जाएगा, न्यूक्लियोसाइड ट्रांसफर होकर जाएगा, न्यूक्लिक एसिड ट्रांसफर होकर जाएगा। तो पूरे न्यूक्लिक एसिड का मैं फंक्शन बता रहा हूं आपको, न्यूक्लियोटाइड का नहीं बता रहा हूं। न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन पढ़ लिए तो न्यूक्लियोटाइड भी आप पढ़ लोगे। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स हो गया, फिर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कैरेक्टर प्रोटीन के फॉर्म में बनेगा तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा न्यूक्लिक एसिड। अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस और कैरेक्टर के ट्रांसमिशन में आ रहा है, मतलब ये जेनेटिक और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के स्टडी करने में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ हमको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स में, मतलब जब डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग होता है उसमें भी इसी न्यूक्लियोटाइड के चेन को देखा जाता है। ठीक है, ये सब उसका फंक्शन है। कुछ रिमेंबर करने का पॉइंट है बेटा यहाँ पे, जैसे बोल रहा है कि शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, शुगर फॉस्फेट ग्रुप और शुगर फॉस्फेट जब चेन बनते हैं, दिस इज कॉल्ड बैकबोन। बैकबोन होते हैं ये किसके लिए? पूरे न्यूक्लियोटाइड के लिए। ये न्यूक्लियोटाइड के लिए बैकबोन होता है। जब शुगर और फॉस्फेट कनेक्ट होते हैं, जब शुगर, मान लो कि ये शुगर है, मान लो कि ये शुगर है, ठीक है, और इस शुगर से यहाँ पे कार्बन, इससे फॉस्फेट ग्रुप बनते हैं, तो ये जो बॉन्ड होता है यही बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ ये जुड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहां से ऐसे बना लो, फिर से समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे शुगर मटेरियल हो गया, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन पे, फिफ्थ नंबर पे कार्बन हो गया। ठीक है, ये फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे बॉन्ड फ्री होता है, ये फॉस्फेट जुड़ेगा, तो ये और ये जुड़ना, इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, बोल रहा हूं कि बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया शुगर और इधर नाइट्रोजनस बेस यहां लगा दो, तो ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद करना, यहां से बार बार एमसीक्यू पूछता है, आया भी हुआ है। नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। और ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये वीक बॉन्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर, इन अ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट विद फॉस्फेट पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस कनेक्ट्स विद पेंटोज शुगर एट कार्बन नंबर फर्स्ट एंड फॉस्फेट ग्रुप एट कार्बन नंबर फिफ्थ। जस्ट इस स्ट्रक्चर को देखो, एक पेंटोज शुगर है,
एक न्यूक्लियोटाइड्स बन रहा है, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड्स ही है। स्ट्रक्चर आपने न्यूक्लियोटाइड्स का पढ़ा, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे है, ये पूरा शुगर मटेरियल है, ये नाइट्रोजनस बेस मटेरियल है और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो देखो ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। इस न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में ये शुगर मटेरियल जो है, जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर के फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या जुड़ गया, फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस मटेरियल जुड़ गया। और यहाँ पे फिफ्थ कार्बन ये है, तो फिफ्थ कार्बन पे कौन जुड़ गया, पेंटोज शुगर जुड़ गया। तो फिफ्थ कार्बन पे कौन जुड़ गया, पेंटोज शुगर जुड़ गया। ये क्लियर। अब आते हैं हम, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि हमेशा प्यूरिन जो होता है वो पायरिमिडिन से और दूसरा प्यूरिन दूसरे पायरिमिडिन से जुड़ता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा और कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी जो होगा हमेशा सी से जुड़ेगा और कितने बॉन्ड से जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये याद रखना होगा कि एक 2 बॉन्ड से जुड़ेगा और 3 बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है। ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होने के कारण डीएनए और आरएनए जो होता है निगेटिवली चार्ज्ड होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड है डीएनए और आरएनए। तो बच्चा इस तरह से आपका जो है कंप्लीट हुआ क्या, जो भी न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड मैटर था, जो भी न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड कंसेप्ट था, वो सारा का सारा चीज क्लियर हो गया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट सेगमेंट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, दूसरे सेगमेंट का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन आ जाए। सुरक्षा कवच में न्यूक्लिक एसिड के लिए ये कंसेप्ट ओवर होता है। अब आप न्यूक्लिक एसिड से बनाकर देखो, 3 जगह पे काम आने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल, सेल और जेनेटिक्स के अंदर आपसे क्वेश्चन बनेगा। आई होप पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से जो भी मैटर था समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रेडिटी बायोलॉजी।